हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने 6 सेमेस्टर के होम साइंस के सेकंड पेपर की शुरुआत करनी है, जिस पेपर का नाम है अनुसंधान पद्धति एवं लिंग विकास। यहाँ सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो नाम दिया गया अनुसंधान, ये चीज़ें क्या हैं, किस प्रकार से ये कार्य करती हैं, इसका चरण क्या है, ये स्टेप वाइज स्टेप कैसे चल रहा है। इन सबको जानने के बाद हम ये देखेंगे कि जो लिंग भेद चल रहा है महिला और पुरुषों में, उसके बाद महिलाओं के विकास के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के चलाए जा रहे हैं। तो जिसमें हमें जो पहली यूनिट है हमारी, उसमें हमें बस यही पढ़ना है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। जो अनुसंधान पढ़ना है, अनुसंधान में भी ढेर सारे हैं, लेकिन हमें अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, सामाजिक अनुसंधान पढ़ना है। सामाजिक अनुसंधान को जानने से पहले हम अनुसंधान के बारे में ही समझना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो देखिएगा कि जो मनुष्य है वो क्या करता है। मनुष्य सदैव अज्ञात तथ्यों की खोज में रहता है। जो मनुष्य है वो प्राचीन काल से ही नई नई चीज़ों की खोज में कंटिन्यू लगा रहा है। और इसके बाद देखिए, पहले प्राकृतिक विज्ञानों का, बाद में वैज्ञानिक पद्धतियों से। देखिए सबसे पहले क्या किया था, जो मनुष्य है वो सबसे पहले खोज करनी जब शुरू की तो प्राकृतिक चीज़ों की खोज कर रहा था कि खेती किस प्रकार से की जाएगी, वायु कहाँ से मिल रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे वो खोज करना प्रारंभ किया था। लेकिन इसके चलते ही चलते जैसे जैसे आगे विज्ञान बढ़ता गया, इसके बाद क्या किया गया कि जो समाज है अपना, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार को माना गया है। और ये जो हमारा समाज है, मानव जातियां हैं, इनके बीच में आपसी जो तथ्यों की खोज की जा रही है। जो भी वजह है, कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, इन सब बारे में चर्चा होनी प्रारंभ हो गई। देखिए, प्राकृतिक विज्ञानों का बाद में वैज्ञानिक पद्धतियों से सामाजिक विज्ञानों का उदय हुआ। सिर्फ धीरे धीरे प्राकृतिक चीज़ों के बाद समाज की तरफ ये अनुसंधान बढ़ता गया। आगे देखिएगा कि विज्ञान का जो मतलब होता है ये हर व्यक्ति को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वि धन ज्ञान, जहाँ वि का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान या विस्तृत ज्ञान। यहाँ देखिए, विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, यानी कि किसी भी शब्दों के बारे में हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हों, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर रहे हों। ऐसा कोई काल्पनिक वर्ड नहीं बोलना है कि अगर कोई समस्या है तो अनुमान लगा के कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता सकता है, लेकिन जो उसकी तह तक जाता है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले, कहीं पे अगर कोई सड़क दुर्घटना हुई, हाईवे पे फ्लाईओवर है, वहाँ पे अगर कोई समस्या दुर्घटना हो रही है, कहीं से कुछ टूटने की समस्या दिख रही है, तो नॉर्मल लोग बताएंगे कि हाँ ये चीज़ टूट गई। लेकिन वहीं पे जो अनुसंधानकर्ता लोग, जो तार्किक लोग होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल चीज़ें ढूंढते हैं कि आखिर ये दुर्घटना हुई तो इसकी वजह क्या थी, ये जो नॉर्मल दिख रहा है यही है या फिर इसके पीछे का कुछ और भी कारण है। ये सब बातें जहाँ आ जाती हैं वहाँ विज्ञान जुड़ जाता है। और यही चीज़ें हमें देखनी है अपने सामाजिक अनुसंधान में। देखिएगा, ये जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, पहले इसके बारे में समझते हैं। अवलोकन द्वारा घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखना, मतलब कि कोई घटना है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखना कि आखिर ये जो समस्या हुई, घटना हुई, उसका उद्देश्य का क्या कहना है, क्या उद्देश्य रहा है, उस घटना के पीछे के छिपे कारणों को समझना और उसके निवारण हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना। हमने यही बात आपको बताया कि जो भी समस्या हो रही, जो भी घटना हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। इस बात को जानने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्नशील है, देखिए, उसके निवारण हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तब जाके हमें कोई विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, उस समस्या के पीछे का कारण पता चलता है। इसी के बारे में
क्या कह रहे हैं, स्टुचर्ट चेंज के अनुसार बताया गया है कि यह वैज्ञानिक प्रक्रिया आखिर है क्या। देखिए, सभी विज्ञानों की एकता पद्धति में है, सभी विज्ञानों की जो एकता है वो पद्धति में है, यानी कि ये जो एकता है एक इसकी जो पद्धति है कार्य करने की उसी के अनुसार है, लेकिन विषय वस्तु में नहीं। विषय वस्तु का मतलब कि जिस टॉपिक पे सर्वेक्षण, निरीक्षण, अवलोकन किया जा रहा है उसमें क्या पाया जा रहा है, भिन्नता पाई जा रही है, वो एक जैसी नहीं है। एकता अगर कहीं है तो पद्धति में है, ना कि विषय वस्तु में। नॉर्मल समझिए, जैसे हम वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, वो समस्या चाहे हमारी प्रकृति से रिलेटेड हो या फिर मानव जाति से रिलेटेड हो। मानव जाति में एक परिवार के बीच, समाज के बीच कोई समस्या अगर उत्पन्न हो रही है तो उसके निवारण के लिए जो पद्धतियां अपनाई जा रही हैं वो समान है, उनमें एकता देखी जा रही है। लेकिन जो उनका विषय वस्तु है, यानी कि जो समस्या का मेन बिंदु है, जो मुख्य कारण है, उसमें वो विषय वस्तु जो है जिस क्षेत्र में अध्ययन किया जा रहा है वो डिफरेंट है। यही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो विज्ञान है उसकी एकता पद्धति में तो है लेकिन विषय वस्तु में नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर अनुसंधान क्या है। ये आपने तो वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में इतना समझ लिया, अब देखिए कि अनुसंधान क्या होता है। आपको ये पहले बताया गया कि जो विज्ञान है वो सबसे पहले कहाँ से चला, प्राकृतिक चीजों से निकलने के बाद वो समाज की तरफ बढ़ा है। देखिए, रिसर्च के बारे में हम समझेंगे। अनुसंधान की इंग्लिश वर्ड है रिसर्च। इंग्लिश वर्ड को आप ज्यादा ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे। हिंदी की अगर बात करें तो कहीं शोध, कहीं अन्वेषण, कहीं अनुसंधान, अलग अलग शब्द लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन अगर जो इसकी इंग्लिश है रिसर्च, ये याद है तो सब चीजें समझ में आ जाती है। रिसर्च में यही एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसकी जो भाषा है वो थोड़ी टिपिकल है। इसमें ये समस्या देखने को मिलती है कि इंग्लिश में आपको सेम चीजें मिलती हैं लेकिन हिंदी में उसके अर्थ बदलते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, इंग्लिश जो है इसका रिसर्च, सर्च का मतलब होता है खोज करना, री का मतलब होता है पुनः खोज करना। ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइएगा, क्योंकि अगर रिसर्च का टॉपिक आप ग्रेजुएशन में कंफर्म कर लेते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आगे चल करके आप लोग के लिए कोई समस्या नहीं होगी। रिसर्च देखिए, यहाँ पे सर्च का मतलब है खोज, री का मतलब है पुनः। जब कोई व्यक्ति कोई खोज करता है, बार बार करता है, पुनः खोज करता है, वही चीजें इसमें बताई जा रही हैं। देखिए, रिसर्च शब्द का शाब्दिक अर्थ है बार बार या पुनः खोज करना। किसी भी चीज को बार बार खोजना या फिर पुनः खोज करना ही क्या है, अनुसंधान का यही अर्थ होता है। आगे देखिए, किसी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कोई ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के विषय में नवीन ज्ञान की प्राप्ति मतलब कुछ नया जानने के लिए, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अथवा विद्यमान ज्ञान में संशोधन है। तो यानी कि जो पहले से ज्ञान वहाँ पे विद्यमान है उसके बारे में कुछ संशोधन करना है, कुछ समस्याएं जो उसमें अभी भी देखने को मिल रही हैं उनको भी दूर करना है, उनको संशोधित करके कुछ नया खोजना है। आगे देखिए, संशोधन हेतु किए गए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रयासों को शोधन, अन्वेषण, अनुसंधान कहते हैं। देखिए, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा समस्या है जिस क्षेत्र में नवीन ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जो ज्ञान है उसमें कुछ हम संशोधन करके, वो भी क्रमबद्ध तरीके से जब हम प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है, अनुसंधान है। अनुसंधान को शोध भी कहा जा रहा है, अन्वेषण भी कहा जा रहा है और अनुसंधान भी कहा जा रहा है। इंग्लिश रिसर्च ही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो अनुसंधान है, नॉर्मल भाषा में तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी परिभाषा देते हुए कुछ विद्वानों ने क्या कहा है। देखिए, जहोदा है विद्वान, इन्होंने क्या बताया कि अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि किसी उद्देश्य से
कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। ये समस्या वर्ड बार बार आपको रिसर्च में सुनने को मिलेगा। कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो क्यों करता है? आप सब ये शब्द कहते हुए सुने होंगे कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। जब कोई आवश्यकता होती है तब जाके उस चीज की खोज में इंसान जुटता है, उसमें लीन होता है, आगे बढ़ता है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए जो अनुसंधान किया जा रहा है उसका कोई उद्देश्य है और उसमें बौद्धिक प्रक्रिया है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। समझ में आया इतना कि अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का क्या किया जा रहा है, समाधान खोजने के लिए कोशिश की जाती है। ठीक है, इसके बाद रेडमैन और मोरी हैं विद्वान, ये क्या कह रहे हैं अनुसंधान के बारे में कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति में व्यवस्थित प्रयत्न को शोध कहते हैं। यानी कि नवीन ज्ञान, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित या क्रमबद्ध प्रयत्न करना, कंटिन्यू प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या कहला रहा है? शोध, रिसर्च, अनुसंधान, अन्वेषण, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। अनुसंधान के बाद है हमारा कि ये सामाजिक अनुसंधान क्या है। देखिएगा, इसमें जब कोई अनुसंधान सामाजिक जीवन की घटनाओं से जुड़ा हुआ हो, यानी कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो समाज से जुड़ा हुआ हो, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई घटना जो समाज से जुड़ी हुई हो और देखिए सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है, तो वह सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले लीजिए, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले क्या हुआ था, लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना काल में क्या हुआ था कि जब कोरोना महामारी फैली थी तो उस समय पे ये समस्या देखने को आई कि हर व्यक्ति पीड़ित है, तो नॉर्मल लोग कुछ भी कल्पना कर रहे हैं कि किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस बात की कल्पना ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है कि क्यों हो रहा है। लेकिन इसके इलाज के लिए साइंटिस्ट लोग जो हैं, जो अनुसंधान करता है, वो इसके बेसिक तक जा रहे हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है और उसके पीछे के कारण को जान करके वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। तरह तरह के उसमें शोध किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, वो रिसर्च किया जा रहा है। उसी प्रकार से ऐसी कोई घटना जो समाज से जुड़ी हुई हो, उसके बारे में जब खोज की जाती है, और खोज का मतलब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार उसी के बारे में खोज की जा रही हो। जैसे जब कोई व्यक्ति पीएचडी करने जाता है, कोई भी कैंडिडेट है वो पीएचडी करने जा रहा है, तो पीएचडी में रिसर्च किया जाता है। रिसर्च जब वो करने जाता है तो ऐसा व्यक्ति तो है नहीं कि वो पहली बार रिसर्च करने गया हो सकता है उस टॉपिक पे ढेर सारे शोध हो चुके हैं और बहुत सारे व्यक्ति हर साल न जाने कितने लोग कर रहे हैं शोध। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट करेंगे रिसर्च के लिए, जिस समस्या का, ऐसा तो है नहीं कि उस पर शोध नहीं हुआ है, रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन आप खोज नहीं बल्कि रिसर्च करने जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में शोध हुआ है उस क्षेत्र में आप पुनः खोज करने जा रहे हैं, पुनः से शोध करने जा रहे हैं, उसमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या फिर जो भी ज्ञान है उसमें कुछ संशोधन करेंगे नए ज्ञान की प्राप्ति के बाद, तो वहाँ अनुसंधान देखने को मिलता है। वही चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब सामाजिक घटनाओं से जुड़ी हुई कोई चीज़ खोज की जाती है तो वह सामाजिक अनुसंधान होता है। इसके बाद इसकी परिभाषा के लिए देखिए, फेमस विद्वान है पीवी यंग, ये क्या कह रहे हैं कि सामाजिक तथ्य की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज व विश्लेषण ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। देखिए, कोई भी सामाजिक तथ्य हो उसमें परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं, यानी कि जिस प्रक्रियाओं से वो संबंधित है, वो सामाजिक जो भी समस्या है उसकी विधिवत खोज, यानी कि एकदम तह तक जाना है, उसका आधार क्या है समस्या का, वहां तक खोज करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या किया जाता है, कोई भी अगर शब्द है तो उसको तोड़ तोड़ के कई खंडों में
खंडित करके फिर हम उसके अर्थ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से संस्कृत शब्द में आप देखे होंगे ढेर सारे, उसमें ऐसा लगता है कि शब्द एक ही में ऐड कर दिए गए हैं। एक बड़ा सा कोई शब्द है, उसी में ढेर सारे अर्थ निकल रहे हैं, तो उसका अर्थ कैसे निकाल रहे हैं हम? उसको खंड खंड में करके उसका अर्थ हम निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी सामाजिक समस्या है उसमें खोज की जा रही है। विधिवत खोज व विश्लेषण ही क्या कहला रहा है? सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं? पीवी यंग कह रहे हैं। इसके बाद बोगार्डस के अनुसार ये विद्वान का कहना है कि किसी समुदाय में रहने वाले लोगों के बीच, समुदाय मतलब जहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र, दशाएं, मौसम, सारी चीजें एक समान हो, ऐसे स्थान पे रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच होने वाली क्रियाशील प्रक्रियाओं के विश्लेषण को सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। जैसे कि आपके गांव की बात हो, हम सबके गांव की बात हो रही है, एक ही क्षेत्र है, एक दशा है, एक जैसा मौसम है, हर चीज एक जैसी है, लेकिन फिर भी हमें हर परिवार में, हर वहां पे रहने वाले लोगों के बीच में कुछ न कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। तो जो अनुसंधान करता होगा वो क्या करेगा? वो इनके बीच में जो अंतर देखने को मिल रहा है उसकी वो खोज करता है। वो क्या कहलाएगा? सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान जो है हम कैसे जानेंगे कि वो सामाजिक अनुसंधान है, आखिर उसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी। तो उस विशेषता को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है, कंटिन्यूअस में जो भी बातें समझाई जाए आप उसको भी नोट डाउन करिएगा, नहीं तो ये भूल जाते हैं। देखिए, सामाजिक जीवन से संबंधित हमने पहले ही बताया कि अगर वो सामाजिक अनुसंधान है या फिर नॉर्मल, देखिए कोई भी अनुसंधान है अगर वो समाज से जुड़ा हुआ है तो वो सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। वहाँ सामाजिक जीवन से संबंधित अनुसंधान किए जाएंगे। इसके बाद है पारस्परिक संबंधों की खोज। पारस्परिक संबंधों का मतलब होता है कि जो भी समस्या है उसका कारण क्या है, किस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है, ये सारी चीजें अगर हैं तो वो क्या है? सामाजिक अनुसंधान है। इसके बाद है वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग। जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें रिसर्च करते समय, सामाजिक जो शोध है उसमें हम वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके ही उस समस्या का समाधान हम ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या है? सामाजिक अनुसंधान है। नए सिद्धांतों का निर्माण। इसके पहले वाले में देखिए वैज्ञानिक प्रविधियों का जो प्रयोग है, इसमें बताया हमने कि जो भी इसमें विधियां प्रयोग की जाएंगी वो वैज्ञानिक है। इसके पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा था कि जो परिभाषा दे रहे थे उन विद्वानों ने बताया था कि क्या है कि जो अनुसंधान है, अनुसंधान की विधियों में एकता है लेकिन विषय वस्तु में नहीं है। जो अनुसंधान पद्धतियां उसमें एकता है लेकिन विषय वस्तु में नहीं है। उनका ये मतलब था कि जो भी क्षेत्र था हमारा वो डिफरेंट है लेकिन जो उनकी विधियां हैं वो एक जैसी होंगी। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी विधियां जो है वो वैज्ञानिक ही होंगी, क्षेत्र और विषय वस्तु भले ही डिफरेंट है, ऐसा परिभाषा में भी बताया गया और वही चीज हम यहाँ विशेषता में भी देख रहे हैं। इसके बाद देखिएगा नए सिद्धांतों का निर्माण। नए सिद्धांतों का निर्माण मतलब जब हम खोज करेंगे, किसी चीज के बेसिक तक जाते हैं तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। नई जानकारी हमें कब प्राप्त होगी? अभी इसके आगे वाले स्लाइड पे बताया जाएगा आपको कि वहां पे जब रिसर्च किया जाता है किसी भी क्षेत्र में तो उसके क्या स्टेप होते हैं। तो स्टेप में आपको ये भी बताया जाएगा कि रिसर्च करने से पहले उस समस्या से संबंधित जितने खोज हो चुके हैं उनके बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में आप उसका निरीक्षण करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। सारी चीजें जानने के बाद आप कुछ नया खोज के दिखाएंगे, तब वहां पे वो बात रिसर्च की कही जाएगी। नहीं तो आपने जो पुरानी चीजें हैं उसका अवलोकन नहीं किया और डायरेक्ट आपने कुछ शोध कर दिया, कोई नई चीज बता दी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमने ही खोज किया है, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये चीज जो आपने खोजा है वो पहले भी खोज हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नए सिद्धांतों का आपको
निर्माण करना है। इसके बाद है ये जो नए सिद्धांतों का निर्माण है, खोज करेंगे आप, कुछ समस्या आएंगी, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आखिर इसमें नई चीजें क्या निकल के आ रही हैं। आगे सिद्धांतों का पुनः परीक्षण। जब आप कोई सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो उसका आप पुनः परीक्षण करते हैं, एक बार फिर से उसका परीक्षण करके देखते हैं कि जो भी सिद्धांत हमने दिया वो सिद्धांत सही है या फिर नहीं सही है, उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। अगर आप उसका परीक्षण नहीं करते हैं तो उस अनुसंधान में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद देखिए प्रकल्पना की जांच। प्रकल्पना का मतलब होता है कि पहले से ही कुछ कल्पना कर लेना। जब कोई अनुसंधान किया जा रहा है, जैसे हमने इसके पहले आपको एग्जाम्पल दिया कोरोना काल का, उसमें क्या बताया गया कि जब ये रोग, ये महामारी फैला तो लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाएं की कि किस वजह से ये हो रहा है। तो ये जो कल्पनाएं व्यक्ति बनाया है कि किस वजह से हो रहा है, इस प्रकल्पना का जांच किया जाएगा कि ये कल्पना जो की जा रही है ये सही है या फिर नहीं सही है। जब तक आप इसकी जांच नहीं करेंगे तो आप किस प्रकार से रिसर्च करेंगे, उसमें आपको बाधा उत्पन्न होगी। इसके लिए क्या जरूरी है कि कुछ नया खोजने से पहले आपने जो कल्पना बनाई है आप उसी की खोज कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी जो कल्पना है वो शायद सही ही हो जाए। और ये सारी प्रक्रियाएं अगर हो रही हैं तो क्या है, सामाजिक अनुसंधान है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे विशेषता में देखिएगा, विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति। आप जो है जो भी अनुसंधान करें, जो भी नया खोज करें, वहाँ पे विश्वसनीयता देखने को मिलनी चाहिए। विश्वसनीयता कब उत्पन्न होगी, जब जिस समस्या के समाधान के लिए हम प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, जब उसी समस्या के निवारण है तो हम बार बार वो प्रयोग करें और बार बार वही समाधान ढूंढने में मिलता है, तो इसका मतलब आपने जो खोज किया वो एकदम सही है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि अगर आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वहां पे अगर आप सही हैं तो आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लेंगे, चाहे जितनी बार, चाहे जितने व्यक्ति से उस क्वेश्चन का आंसर आप दिलवाएंगे, अगर वो व्यक्ति वो भी वही चीज पढ़ा होगा तो वो बार बार वो भी वही आंसर देगा कि वही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसा खोज करना है कि जो विश्वसनीय हो, जिस पे विश्वास किया जा सके। और विश्वास कब होगा, जब बार बार कोई खोज की जा रही हो, बार बार वही एक ही आंसर प्राप्त हो रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, विश्वसनीयता देखने को मिलती है। इसके बाद है अनुभव परक। अनुभव परक कैसा हो सकता है कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो अनुभवों पर आधारित होता है। कोई समस्या समाज में उत्पन्न हुई तो वहां पे पहले से जैसे आप प्राकल्पना कर रहे हैं तो प्राकल्पना पे तो आपने तुरंत जो सोच लिया वही चीजें हैं, लेकिन अनुभव परक जो देखने को मिल रहा है वो क्या है कि पिछले जो भी समस्याएं इस प्रकार से उत्पन्न हुई हैं उन सबके निवारण है तो इसी प्रकार से प्रयोग किया गया है, वही चीजें बार बार देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें उस व्यक्ति को बार बार अनुभव हो चुका है, उसके बाद आज आपको वो कोई समस्या का निवारण खोज के दे रहा है। जो भी उसने खोज किया है वह विश्वसनीय पाया जा रहा है। ये चीजें इसमें बताई गई। इसके बाद सामाजिक प्रगति में सहायक। सामाजिक प्रगति में ये सामाजिक अनुसंधान सहायक किस प्रकार से हो सकता है कि समाज में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करना, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना, कुछ नए विश्वसनीय ज्ञान को, नए ज्ञान को प्राप्त करके जब हम उस समाज में फिर से उनके समस्याओं का निवारण करते हैं तो वहाँ समाज में जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसका निवारण होगा और ये समाज आगे विकसित होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुसंधान के चरण, कि जो हमारा रिसर्च किया जाएगा वो कितने स्टेप में किया जा रहा है, स्टेप वाइज स्टेप इसका क्या चरण बताया गया है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले है
एक सीक्वेंस वाइज आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, इसको आप स्टेप वाइज नोट कर लीजिएगा। नहीं तो इसमें स्टेप अगर इधर उधर होता है तो अनुसंधान की पद्धति समझ में नहीं आती है। एकदम अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहते हैं तो इसके सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टेप वाइज स्टेप। देखिए, सबसे पहले है अध्ययन विषय या समस्या का चुनाव करना। हमने बताया जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तब हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसके लिए जब हम अनुसंधान करने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो अध्ययन विषय जिस पे हमें अध्ययन करना है, या फिर वो समस्या हमें चुनाव करना है कि जिस समस्या पे हमें शोध चाहिए। इसके बाद है दूसरा स्टेप है उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन। उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन का क्या मतलब है, हमने इसके पहले बताया कि जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं किसी समस्या पर तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में पहले से कोई शोध हुआ है, उसके बारे में कोई बातें कही गई हैं या फिर नहीं। जो बातें कही गई हैं आप उसको समझ लीजिए, उसका अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आप खोज करिए जिससे आप जो कुछ खोजे वो कुछ नया निकल के आए, वही पुरानी बातें फिर से ना निकल के आए। इसलिए हमें जो हमारे पास उस क्षेत्र या उस समस्या से संबंधित जो भी साहित्य है उपलब्ध है उसके बारे में हम उसका पुनरावलोकन करेंगे, मतलब पहले उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद इकाइयों का निर्धारण करना। इकाइयों का निर्धारण करने का मतलब होता है जैसे किसी क्षेत्र में, किसी समुदाय में देखिए 2500 लोग रह रहे हैं, किसी क्षेत्र में 2500 लोग रह रहे हैं, तो क्या ये 2500 लोगों का हम एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, इसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद है कि इसमें हमें कुछ इकाइयों का निर्धारण करना है। इकाइयों का निर्धारण का मतलब है कि हम जो ये व्यक्ति हैं इसमें से कुछ का चयन करके फिर हम रिसर्च करेंगे। जैसे बहुत पुराना चला आ रहा है और हर व्यक्ति हर रोज ये प्रोसेस करता रहता है। जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ को पकाते समय क्या देखा जाता है कि जैसे कोई चावल पका रहा है या सब्जियों में आलू के टुकड़े चेक करने हैं तो क्या करता है कि उसमें से एक टुकड़ा निकाल के, एक चावल का दाना निकाल के चेक कर लिया जाता है कि वो पूरा पका है या फिर नहीं है। एक दो चावल को देख करके हम पूरे बर्तन का चावल जो रहता है उसको बता देते हैं वो पूरा पक गया है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे कि जो ये 2500 लोग हैं, हो सकता है इसमें आसानी करने के लिए हम 250 व्यक्तियों का ही सिर्फ चयन कर लें, उसके बाद ये रिसर्च करना प्रारंभ करते हैं। ये क्या हुआ, इकाइयों का निर्धारण हो गया। इसके बाद क्या है, उपकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण। जो समस्या है उससे संबंधित हम कुछ कल्पना पहले से बना लेते हैं कि ये जो समस्या हो रही है हो सकता है इसके पीछे का ये वजह हो, ये कल्पना हम बना लेंगे पहले से, ठीक है। कोई भी कार्य करने से पहले आप उद्देश्य तो बनाते हैं लेकिन कुछ कल्पनाएं भी करते हैं कि इस क्रम से हम जब कार्य को करेंगे तो उसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, किस प्रकार से हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। वो अलग बात है कि कार्य को करते समय कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमें कल्पना का निर्माण करना है। उसके बाद देखिए अनुसंधान प्रारूप। अनुसंधान प्रारूप का मतलब रिसर्च के लिए कोई रूपरेखा हमें तैयार कर लेनी है। उस रूपरेखा में 3 पॉइंट बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले अध्ययन क्षेत्र, जो यहाँ पे आपने इकाइयों का निर्धारण किया 2500 में से 250, ये तो आपने इकाई का निर्धारण कर लिया। और पहले पॉइंट में आपने वो अध्ययन विषय चुना था कि जैसे कि समाज में जो पुरुष वर्ग है वो मदिरा पान बहुत अधिक कर रहा है, मादक द्रव्यों का प्रयोग बहुत अधिक कर रहा है, ये हमारी समस्या है कि इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, ये हमारी समस्या है, इस पे हमें अनुसंधान करना है। तो देखिए यहाँ पे ये तो हमारी समस्या थी। उसके बाद इकाइयों के निर्धारण में हमने इतने क्षेत्र में से इतने व्यक्तियों को इकाई के रूप में सेलेक्ट कर लिया।
लेकिन अब ये देखिए अध्ययन क्षेत्र, यानी कि इसमें से जिन व्यक्तियों का हमें अनुसंधान करना है उनका चयन कर लेते हैं, अध्ययन क्षेत्र का चयन कर लेते हैं। उसके बाद सूचना दाताओं का चुनाव करते हैं। सूचना दाताओं का चुनाव मतलब जिस व्यक्ति से आपको उस रिसर्च में सूचना प्राप्त होगी। आप किसी गांव में, किसी समुदाय में जाके रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो व्यक्ति है, जो सूचना दाता है, आप उसका चुनाव कर लेंगे कि कौन ये सूचना हमें देगा। उसके बाद है अध्ययन पद्धतियों का चयन। अध्ययन पद्धतियों का चयन का मतलब है कि आप किस पद्धति को अपना करके रिसर्च करना चाहते हैं। आप मौखिक विधि का प्रयोग करना चाहते हैं कि डायरेक्ट पूछ के आंसर प्राप्त करेंगे, या फिर आप उनको कुछ प्रश्नावली देंगे, कुछ क्वेश्चन बना के देंगे कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और उसका आंसर दे दीजिए। प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं, या फिर साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसमें ढेर सारी वैज्ञानिक पद्धतियां आपको बताई जाती हैं। आगे चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक अनुसंधान के चरण के बारे में पढ़ना है कि कितने स्टेप इसमें होते हैं। फिर स्टेप वाइज स्टेप इसके बारे में अलग से लेसन में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अध्ययन पद्धतियों का चयन हमने कर लिया। यहाँ तक हमने पूरा प्रारूप तैयार किया है और अभी तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ रूपरेखा तैयार की है कि क्या समस्या है, कितने व्यक्ति हैं, इसके बारे में क्या शोध हुआ है, क्या हमने कल्पना बनाई है, क्या रूपरेखा तैयार किया। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि पूर्व परीक्षण। जो भी रूपरेखा हमने तैयार किया उसका परीक्षण पहले कर लीजिए, वो सही है या फिर नहीं, कोई कमी तो उसमें नहीं है। इसके बाद है कि तथ्यों का संकलन। अब आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे है कि जब अध्ययन पद्धतियों का चयन करके आप सूचनादाता के पास जाते हैं, उनसे जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, जो भी डेटा प्राप्त होता है, वो क्या प्राप्त हो रहा है। तथ्यों का संकलन करने के बाद तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन करते हैं। अब आप से तथ्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे, जैसे जो हमने एग्जाम्पल में बताया आपको कि समस्या है समाज की, कि समाज में जो व्यक्ति हैं वो मादक द्रव्यों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, ये समस्या थी। तो इसके निवारण के लिए हमें डेटा को कलेक्ट करना है। जो डेटा हमने कलेक्ट किया, अब उसका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण हम उनके समानता के आधार पर कर सकते हैं, उनकी भिन्नता के आधार पर कर सकते हैं। जैसे समानता हम ये देखें कि समाज में जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो मादक द्रव्यों का सेवन अधिक कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको ये बताया। तो मादक द्रव्यों का जो सेवन है वो अमीर वर्ग कितना कर रहा है और गरीब वर्ग कितना कर रहा है। अमीर वर्ग जो कर रहा है वो अपने अमीरी की वजह से, इतना पैसा है उसके पास, इसके वजह से वो जो है अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन वहीं पे गरीब वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो अपनी समस्याओं को छिपाने के लिए, उनको भूलने की कोशिश करने के लिए, जो भी उनके पास टेंशन है उस टेंशन को भुलाने के लिए, रोजगार नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों से दोनों का जो कैटेगरी है वो अलग हो जा रहा है। तो इन दोनों के आधार पे हमें जो डेटा कलेक्ट होगा हम कर पाएंगे, उनका जो है वर्गीकरण करेंगे और सारणी बना के उसमें समस्याएं जितनी प्राप्त हुई हैं, जिनका उनका तथ्य मिला है, हमें जो डेटा कलेक्ट हुआ उनको हम लिख लेते हैं। इसके बाद तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। जो भी तथ्य हमें प्राप्त हुआ, जो भी हमने वर्गीकरण किया, संकलन किया है, उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस करना। जो भी तथ्य प्राप्त हुआ उसको हम बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं कि जो तथ्य प्राप्त है ये सही है या फिर नहीं सही है। उसको हम तोड़ तोड़ के, खंड खंड करके क्या करते हैं, वहाँ आपको काटना नहीं है, बल्कि आपको ये करना है कि उसे समझने की कोशिश करना है, उसके तह तक जाना है उस समस्या के, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है।
इसके बाद सामान्यीकरण या निष्कर्ष। विश्लेषण करने के बाद जो हमें मेन कंक्लूजन निकल के आता है, जो उसका जो अनुसंधान है, उसका जो हमें लास्ट में डेटा प्राप्त होता है, जो निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मादक द्रव्यों के सेवन के पीछे का असली कारण क्या है, रियल कारण क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको हम जानते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं कि इस हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं, इनके निवारण के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपको उसके क्षेत्र में ढेर सारी बातें जो प्राप्त हुई उसको आपको निष्कर्ष के रूप में लिख लेना है। निष्कर्ष निकालने के बाद रिपोर्ट लेखन, आप रिपोर्ट बना करके उसमें इस बात को लिख लेते हैं। तो ये जो है ये अनुसंधान पद्धति का एक स्टेप बताया गया है कि इस चरण के अनुसार एक अनुसंधान हो रहा है हमारा, वो चाहे सामाजिक अनुसंधान हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो, लेकिन हमें इन्हीं विधियों का प्रयोग करके ही अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। इसके बाद ये चरण के बारे में ही देखिए, विद्वान है लुंडवर्ग, ये क्या बता रहे हैं कि ये जो लुंडवर्ग है इनका कहना है कि ये जो अनुसंधान का चरण है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे इन्होंने बताया, पहला परिकल्पना निर्माण करना, किसी अनुसंधान को करने से पहले हमने कल्पना का निर्माण कर लिया कि ये जो समस्या है इसके पीछे का क्या कारण है, हमने कल्पना कर ली। इसके बाद तथ्य संकलन, उसके बारे में हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया कि ये जो समस्या थी हमने जो कल्पना की है वो सही है या फिर नहीं सही है, वो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है जहाँ भी क्षेत्र में करना था। उसके बाद उसका हम वर्गीकरण कर लिए, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि समानता और विभिन्नता के आधार पे हमने उसका वर्गीकरण किया। फिर सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का मतलब कि उसका लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं। लुंडवर्ग ने बताया कि अनुसंधान के 4 चरण होते हैं। वहीं पे ऑगस्ट काम्टे ने बताया है कि ये जो अनुसंधान का चरण है ये 5 स्टेप में होता है। पहला है विषय का चुनाव, यानी कि हमने जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहा है, जिस समस्या पे, उसका हमने चयन कर लिया। फिर तथ्य का संकलन, हमने उसके बारे में फिर डेटा भी कलेक्ट किया कि इसके पीछे का क्या कारण है। फिर उसका वर्गीकरण कर लिए, वही समानता और विभिन्नता के आधार पे। फिर उसका परीक्षण करते हैं, विश्लेषण वगैरह जो इसके पहले आपने पढ़ा उसका परीक्षण करते हैं कि वो चीज़ें सही है या फिर नहीं सही है। इसके बाद उसका प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादन का मतलब कि जो चीज़ें उसमें निकल के आ रही है समस्याओं के हल में या फिर समस्याओं की जो वजह है, इसके बारे में जानने के बाद हम उसको लिख लेते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। ये सारी चीज़ें बस अलग आपको दिखाई गई। इन्होंने 4 स्टेप बताया, इन्होंने 5 बताया, और नॉर्मल जो पढ़ाया गया हमें उसमें 11 स्टेप बता दिए गए। रियल में अगर बात की जाए तो इसमें कोई अलग नहीं बता रहा है। लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि ये मतभेद जो है वैज्ञानिक पद्धति में नहीं है, यानी कि जो भी अनुसंधान में पद्धतियां हैं रिसर्च करने की उसमें डिफरेंट नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनके कहने के तरीके में अंतर दिखाया जा रहा है। तो आज की क्लास में हमने आपको अनुसंधान के बारे में डीपली बताया है। मिलते हैं आप लोग से हम फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।